हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर 3 का एक और नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है 13 नंबर का टॉपिक है और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि कॉम्बिनेशन जो है टू टाइप के होते हैं, एक होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऑलरेडी हम लोग रजिस्टर कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, कैपेसिटर कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं। अब उसी प्रकार हम लोग जो सेल होते हैं उसके कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेल का सबसे पहले हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है आप सभी को पता है। जैसे कि कोई भी टर्मिनल हो तो उसका जो निगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से या फिर पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से, अल्टरनेट पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऐसा उसको एंड टू एंड हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा कनेक्शन करने के बाद जो हमको अरेंजमेंट मिलता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का, किसी भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे बैटरी हो, चाहे सेल हो, चाहे वो कैपेसिटर हो, तो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। When the negative terminal of one cell is connected to the positive terminal of the other cell and so on, और ये कनेक्शन जो है चलते रहता है। The cell are said to be connected in series। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक बैटरी लिए हुए हैं जिसका EMF यहाँ पर एप्सिलॉन 1 कंसिडर किया गया है। ये दूसरा बैटरी, ये तीसरा बैटरी है जिसका EMF जो है एप्सिलॉन 2 और एप्सिलॉन 3 कंसिडर किया गया है। यहाँ पर ये जो सेल हैं इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको R1, R2, R3 से रिप्रेजेंट किया गया है रिस्पेक्टिवली, सेल 1, सेल 2, सेल 3 का। किसी किसी बुक में इस डायग्राम को रेजिस्टेंस को यहाँ पर बनाया जाता है, तब भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बैटरी का जो सिंबल, सेल का या बैटरी का जो सिंबल होता है ये कुछ ऐसा होता है, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको यहाँ ना बनाकर किसी किसी बुक में ऐसे बना दिया जाता है, तब भी आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये सेल होता है जिसका EMF एप्सिलॉन होता है, और यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको किसी किसी बुक में यहाँ पर कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये एक सेल का या बैटरी का एक कंप्लीट सिंबल है, तो किसी किसी बुक में इसको ऐसे बनाया जाता है। ओके, तो आई होप ये सर्किट डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और यहाँ पर करंट का फ्लो जो है पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल्स की ओर हो रहा है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को हम लोग कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को हम लोग बाहर से कनेक्ट किए हैं, इसलिए इसको कैपिटल R को क्या कहा जाता है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहा जाता है, और स्मॉल r को क्या कहा जाता है, इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअल में, तो ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। कोई भी जो सेल होता है तो सेल में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो रॉड होते हैं। तो रॉड होते हैं उसी को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल सॉल्यूशन में क्या होते हैं, डूबे हुए रहते हैं, इमर्ज रहते हैं। तो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स में किसी सर्किट में जब करंट फ्लो होता है तो कुछ करंट को जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस है उस करंट का विरोध करता है, जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि उस टर्मिनल में या उस पोटेंशियल की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसमें से कुछ करंट को जो सेल है वो खुद खा जाता है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब कुछ करंट का जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वजह से कुछ करंट का विरोध होता है, उसी को कहा जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो आई होप ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन और ये सर्किट आप लोग को समझ में आ गया होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का। अब इस पूरे सर्किट में अगर टोटल करंट की बात करें तो चूँकि हम लोग को पता है ओम्स लॉ क्या होता है, V=IR होता है, और यहाँ से टोटल करंट निकाल सकते हैं V/R। तो अगर इस फॉर्मूले को अगर इस सर्किट पर अप्लाई करें तो हम लोग को मिलेगा I इक्विवेलेंट ऑफ EMF अपॉन R प्लस इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्विवेलेंट EMF का मतलब ये है, इसमें जितने भी सेल हैं सभी का जो टोटल EMF है उसी को हम लोग इक्विवेलेंट EMF बोल देते हैं, या इसी को इफेक्टिव EMF बोलते हैं, या इसी को नेट EMF बोल सकते हैं। और यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस लेंगे तो एक जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R, और यहाँ पर 3 इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो तीनों रेजिस्टेंस का हम लोग क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट निकालेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
इक्विवेलेंस निकालने के लिए सबसे पहले ईएमएफ का निकालेंगे। तो यहाँ पर कितने सेल हैं हमारे पास, तो 3 सेल हैं, तो तीनों सेल का हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर ईएमएफ लेंगे। और यहाँ पर सभी सेल का जो ईएमएफ है इक्वल है, तो इक्वल है तो हम लोग इसको कंसिडर कर लेते हैं एप्सिलॉन। तो टोटल इक्विवेलेंट या नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा इस सीरीज कॉम्बिनेशन का, ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन। इसी प्रकार जो रेजिस्टेंस है ये भी सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 + R2 + R3। यहाँ पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस सभी सेल का क्या है, इक्वल है। R1 = R2 = R3 R। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को कितना मिल जाएगा, 3R मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का वैल्यू है और जो इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हम लोग को जो इस सीरीज कॉम्बिनेशन है इसमें टोटल करंट का वैल्यू मिल जाएगा I = 3 एप्सिलॉन R + 3R मिल जाएगा। अब यहाँ पर 3 सेल के बजाय हमारे पास n सेल का कॉम्बिनेशन होता, तब ये फॉर्मूला कैसा होता, तब इसी फॉर्मूले का हम लोग लिख सकते हैं I = n एप्सिलॉन R/nr, जहाँ पर n एक इंटीजर नंबर है जो कि हमको बताता है नंबर ऑफ सेल को, 1 2 3 ये एक नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले में कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत छोटा होगा मतलब यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया जा सकता है या ज़ीरो कंसिडर किया जा सकता है। तो इस सिचुएशंस में एक सर्किट में करंट का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, I = n एप्सिलॉन R होगा। और यदि इस सर्किट में अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। तो इस सिचुएशंस में इस इक्वेशन से इस सर्किट के लिए हम लोग को जो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा I = एप्सिलॉन R। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आता है, यहाँ से रिजल्ट निकल के ये आता है कि नंबर ऑफ सेल या फिर ईएमएफ अगर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस वाले इक्वेशन से ये रिजल्ट निकल के आता है। ये वाले से दोनों ही केस में हमको क्या रिजल्ट मिलता है, इसमें मिलता है कि ईएमएफ जितना ज़्यादा होगा उतना ही करंट होगा। और यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिलता है, जितना नंबर ऑफ सेल कॉम्बिनेशन होगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन, हमको उतना ही करंट मिलेगा। ये रिजल्ट निकल के आता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन से, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर हम लोग को कोई भी बैटरी दिया है, जैसे कि एक बैटरी है मेरे पास 6 वोल्ट का, इसमें 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। और मेरे पास एक और बैटरी है, ये भी 6 वोल्ट का बैटरी है, इसके पास भी 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब इन दोनों को जोड़कर मुझे अगर 12 वोल्ट बनाना है तो मैं इसको पैरेलल में नहीं जोड़ूंगा, सीरीज़ में जोड़ूंगा। सीरीज़ में कैसे जोड़ूंगा, ये वाला जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको इस पॉजिटिव से जोड़ूंगा और ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसको मैं नेगेटिव से जोड़ूंगा, तो मुझे यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी मिल जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है, अगर हमारे पास नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ बैटरी इंक्रीज होता है तो हमें इसमें जो करंट का, यहाँ पर वोल्ट का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब जाहिर सी बात है करंट का वैल्यू बढ़ेगा। तो करंट के वैल्यू को बढ़ाने के लिए हमको इसको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो है सेल का कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल के बारे में। तो सेल को अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे इंडक्टर हो, चाहे सेल हो, अगर पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमको जो कंपोनेंट का जो कॉम्बिनेशन मिलेगा उसी कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार रीड कर देता हूँ मैं। व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ऑल सेल आर कनेक्टेड टू द वन पॉइंट एंड ऑल देयर नेगेटिव टर्मिनल टू द अनदर पॉइंट, द सेल आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, जैसे कि यहाँ पर सर्किट में दिखाया हुआ है, हम लोग यहाँ पर फिर से 3 सेल ले लिए हैं। फर्स्ट वाले सेल का ईएमएफ है एप्सिलॉन 1, दूसरे का एप्सिलॉन 2, तीसरे का एप्सिलॉन 3। उसी प्रकार इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर कर लिए R1, R2 और R3। और यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन से एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड कर दिए हैं जो कि है कैपिटल R।
और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये जो सेल 1 है इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम लोग I1 कंसिडर कर लेते हैं। दूसरा वाला जो सेल है इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है इसको हम लोग I2 कंसिडर कर लेते हैं। और तीसरे वाले जो सेल है इसकी वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है इसको I3 कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक करंट कितना मिलता है I, और I जो है यहीं से फ्लो होते हुए यहाँ से फिर से ये डिवाइड हो जाता है I1 I2 I3 में। तो ये रहा सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर इस पूरे सर्किट में हम लोग नेट करंट का वैल्यू निकालते हैं। तो नेट करंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर से ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। और ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR होता है। ओके, V इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ से करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं V/R। तो यहाँ पर इस पूरे सर्किट में टोटल वोल्टेज या टोटल EMF कितना है, तो E इक्विवेलेंट होता है। टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंस लेंगे। अब चूंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं, 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा 3/R। 3/R क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर भी सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है किसके इक्वल है, R के इक्वल है या सेम रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, यहाँ पर इक्विवेलेंट है या सेम है, इसलिए यहाँ पर हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3/R। और जब यहाँ पर हम लोग नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर देंगे तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/3 मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर जो सेल की जो EMF है इसका इक्विवेलेंट निकालें तो हमको मिल जाएगा 1/एप्सिलॉन इक्विवेलेंट 1/एप्सिलॉन1 प्लस 1/एप्सिलॉन2 प्लस 1/एप्सिलॉन3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एप्सिलॉन1 एप्सिलॉन2 और एप्सिलॉन3 क्या है, इक्वल है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन, और इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से हम लोग नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में एक्सचेंज कर देंगे तो हम लोग को इक्विवेलेंट EMF का वैल्यू मिल जाएगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन/3। और इन दोनों को इक्वेशन नंबर A और B के वैल्यू को हम लोग इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा जी, जो इक्विवेलेंट वैल्यू है अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन/3 रखूँगा और ये जो R है इसके जगह पर मैं R/3 रख दूँगा तो यहाँ पर से 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा फाइनली, I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन/3 R + R, ये मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला मुझे कब मिला, जब मैं यहाँ पर 3 सेल को क्या किया था, 3 सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया था। अगर यहीं पर मेरे पास n सेल रहते, नंबर ऑफ सेल जो है n रहता, तब यहाँ पर क्या हो जाता, तब यहाँ पर मुझे मिलता इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन/NR + R। अब यहाँ पर फिर से वही कंडीशन लगा देंगे, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम हो तब यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन/NR। और अगर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, तब हमको क्या मिलता है, I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन/R। अब यहाँ से ये रिजल्ट निकल के आता है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं या इन दोनों से भी ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर यहाँ पर ज़्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का अगर नंबर ज़्यादा है तो यहाँ पर करंट का वैल्यू कम होगा, ठीक है। ये रिज़ल्ट निकल के आता है। और यहाँ से भी हम लोग ये डायरेक्ट रिज़ल्ट निकाल सकते हैं क्योंकि ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं। तो अभी मैं जो बोला हूँ नंबर ऑफ़ रेजिस्टेंस, यहाँ से रिज़ल्ट निकलेगा, जितना ज़्यादा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड करेंगे करंट का वैल्यू उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, इक्वेशन नंबर A को अगर मैं इक्वेशन नंबर B से अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे क्या रिलेशन मिलता है, तो यहाँ पर मुझे मिलता है इक्विवेलेंट EMF जो है और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये दोनों का रेशियो जो है एप्सिलॉन/R के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो इससे हमको क्या रिजल्ट मिलता है, तो यहाँ से हमको क्या रिज़ल्ट मिल जाता है जी, तो ये रिज़ल्ट हमको देता है यहाँ पर जो बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है और जो EMF है बैटरी के वजह से, उसके इक्विवेलेंट के बीच का रिलेशन शो करता है क्या, एप्सिलॉन/R।
तो ये रहा सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहाँ से हम लोग सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़कर यहाँ से पूरे सर्किट के लिए इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो आई होप ये कॉम्बिनेशन भी आप लोग को समझ में आया होगा सेल का। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब चलिए आगे बात करते हैं इस चैप्टर के एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इस चैप्टर का 14 नंबर का टॉपिक है किरचॉफ लॉ, है ना। किरचॉफ लॉ ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, है ना। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि किरचॉफ लॉ होता क्या है, किसने दिया इसको और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो 1942 की बात है। जर्मन फिजिसिस्ट किरचॉफ एक्सटेंड ओम्स लॉ टू कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स एंड गेव टू लॉस which enable us to determine the current in any part of such a circuit। 1942 की बात है, जब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ये जर्मनी के रहने वाले थे, जिनका नाम था किरचॉफ। तो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने ओम्स लॉ को ही एक्सटेंड किया था, मतलब ओम्स लॉ को ही विस्तार से और समझाया इन्होंने। एक्चुअल में इन्होंने एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनाया था और उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में इन्होंने ओम्स लॉ को अप्लाई करके देखा था। लेकिन ओम्स लॉ से हम लोग सभी सर्किट के लिए इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक वोल्टेज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। हम लोग ओम्स लॉ से इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक वोल्टेज केवल उन्हीं सर्किट के लिए कैलकुलेट कर पा रहे थे जो कि एकदम सिंपल सर्किट हो, जिसमें केवल रेजिस्टेंस हो। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, जैसे कि उसी में इलेक्ट्रिक सेल ऐड कर दे, बैटरी ऐड कर दें, उसी में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, तो उस सिचुएशंस में हमको क्या मिलता है, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिलता है। तो उस सिचुएशंस में ओम्स लॉ जो है इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था। इस वजह से 1942 में किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने इसी ओम्स लॉ को एक्सटेंड किया या इसका विस्तार किया, और इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ दिए थे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ दिए थे। तो इन्होंने टोटल 2 लॉज दिए थे, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने जो लॉ डेवलप किया था उसी लॉ को कहा जाता है किरचॉफ लॉ, ठीक है। तो इन्हीं किरचॉफ लॉ के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस लॉ वी फर्स्ट डिफाइंड अ फ्यू टर्म्स। मगर इस किरचॉफ लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको एक एक करके अभी जानेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमको ये तो समझ में आ गया कि ओम्स लॉ जो है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को के लिए इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए किरचॉफ ने 2 लॉ दिए थे, जिसमें से फर्स्ट लॉ था करंट को डिफाइंड करने के लिए एक लॉ था जिसको केसीएल लॉ बोलते हैं या किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं, और दूसरा लॉ इन्होंने दिया था जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक वोल्टेज को कैलकुलेट करने का जो लॉ दिया था उसको कहा जाता है केवीएल लॉ या किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब चलिए हम लोग जान लेते हैं, इन दोनों लॉ को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है। द टर्म इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज़ यूज्ड फॉर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम फॉर इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। तो इलेक्ट्रिक नेटवर्क इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का या इलेक्ट्रिक कंडक्टर का एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें 2 और मोर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का क्या होता है, सेटअप होता है या अरेंजमेंट होता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक नेटवर्क। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। सेकंड बात करते हैं जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ या फिर संधि, ठीक है। चलिए एक बार रीड कर देता हूँ फिर समझाता हूँ। एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर 2 और मोर कंडक्टर आर ज्वाइंट टुगेदर ज्वाइंट टुगेदर इज अ जंक्शन। तो जंक्शन क्या होता है, एक जोड़ होता है। जैसे कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। इलेक्ट्रिक नेटवर्क मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रिक कंडक्टर का एक अरेंजमेंट। तो उसमें उस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगा हुआ है वहाँ पर तो एक जंक्शन होगा ही। जंक्शन मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट तो होगा ही। जैसे कि मैं यहाँ पर एक सर्किट कंसिडर कर लेता हूँ, ये एक सर्किट है ना। इसमें मैं एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, ये एक बैटरी है।
तो यहाँ पर जंक्शन क्या होगा, ये एक जंक्शन हो सकता है, ये एक जंक्शन हो सकता है, ये एक जंक्शन हो सकता है। तो इसी पॉइंट को मैं क्या नाम दूंगा जी, जंक्शन दूंगा, जंक्शन नाम दूंगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट क्या कर रहा है, ये बैटरी को और ये वाले रजिस्टर को कनेक्ट कर रहा है। ये वाला जंक्शन क्या कर रहा है, इन दोनों कंपोनेंट को जोड़ रहा है। और ये वाला जंक्शन क्या कर रहा है, इस वाले रजिस्टर को और बैटरी को जोड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट किसी भी इलेक्ट्रिक नेटवर्क या इलेक्ट्रिक सर्किट में, ऐसा पॉइंट जो 2 और मोर कंडक्टर को आपस में क्या करे, ज्वाइन करें, तो उस पॉइंट को, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लूप। लूप को एक और नाम से जाना जाता है मेश। लूप को किस नाम से जाना जाता है, मेश के नाम से जाना जाता है। तो लूप या मेश क्या होता है, एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ इन एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज कॉल्ड अ लूप और मेश। कोई भी सर्किट हो तो उस सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो एक लूप के फॉर्म में होता है, या जो इलेक्ट्रिक नेटवर्क होता है वो एक लूप के फॉर्म में होता है। ठीक है, या क्लोज्ड फॉर्म में होता है, तो उसी को हम लोग लूप या मेश कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो इसमें करंट जो है कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो होता है। तो यहाँ पर एक क्या बन गया जी, एक लूप बन गया। क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड सर्किट है। तो इसको क्या कहा जाता है, लूप या मेश कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रांच। अ ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट लाइज बिटवीन 2 जंक्शन। तो ब्रांच का मतलब होता है शाखा। जो इलाके में यहाँ पर ये एक सर्किट है मेरे पास, ठीक है, और यहीं पर मैं क्या कर देता हूँ, एक और सर्किट को ऐड कर देता हूँ, एक और सर्किट को ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर एक इंडक्टर लगा देता हूँ। तो ये क्या बन गया, एक ब्रांच बन गया। ये वाला एक ब्रांच बन गया और ये वाला एक ब्रांच बन गया। यहाँ पर फर्स्ट लूप है, यहाँ पर हम लोग सेकेंड लूप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक जंक्शन हो गया और ये एक जंक्शन हो गया। दोनों जंक्शन क्या कर रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रिक सर्किट में या एक ही इलेक्ट्रिक नेटवर्क में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको ब्रांच बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ब्रांच बोल सकते हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है, अ ब्रांच इज एनी पार्ट ऑफ नेटवर्क दैट लाई बिटवीन 2 जंक्शन। तो कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो इसके किसी भी पार्ट को जो 2 जंक्शन के बीच में लाई करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। तो आई होप आप लोग को ये 4 पॉइंट समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक नेटवर्क क्या होता है, जंक्शन क्या होते हैं, लूप मेश क्या होता है और ब्रांच क्या होता है। अब हम लोग सीधा चलते हैं किरचॉफ लॉ की तरफ। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करने के लिए किसमें, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में, किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया था। उस लॉ को कहा जाता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है जंक्शन रूल, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है किरचॉफ करंट लॉ, और शॉर्ट में इसी को बोला जाता है केसीएल लॉ। क्या बोला जाता है, इसी को केसीएल लॉ बोला जाता है। तो ये लॉ क्या बोलता है, इसको ध्यान से देख लेते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट एनी जंक्शन इज 0। तो ये लॉ हमें ये बोलता है कि कोई भी हमको एक इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक नेटवर्क दे दिया गया है, तो उसमें किसी भी पॉइंट पर मतलब किसी भी जंक्शन पर, उस सर्किट के किसी भी पॉइंट या किसी भी जंक्शन पर इलेक्ट्रिक करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो कितना होता है, 0। या इसी को दूसरे तरीके से समझते हैं, द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लिविंग दैट जंक्शन। बोलने का मतलब ये है, अगर कोई हमारे पास पॉइंट है या कोई हमारे पास जंक्शन है, तो उस जंक्शन में जितना करंट इंटर करता है उतना ही करंट वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो जो इंटर किया है उस करंट का जो सम है वो हमेशा इक्वल होता है जो उस जंक्शन से बाहर निकल चुका है करंट, तो उन दोनों के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये जो थ्योरेटिकली स्टेटमेंट है, इसी को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल्स टू 0, या इसी को लिख सकते हैं I1 I2 I3 डॉट 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 सो ऑन इज इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो मैथमेटिकली स्टेटमेंट है ये इस वाले स्टेटमेंट का है, और इस वाले स्टेटमेंट का अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखें तो ये ऐसा हो जाएगा, जैसे कि ये एक जंक्शन है, इसको हम लोग J से डिनोट कर देते हैं। यहाँ पर इस जंक्शन में एक करंट I जो है इंटर कर रहा है, करंट I जो है इंटर कर रहा है,
तो जो करंट जंक्शन में इंटर करता है वो करंट हमेशा इक्वल होता है बाहर निकलने वाले, जंक्शन से दूर जाने वाले या बाहर निकलने वाले करंट के एल्जेब्रिक सम के। तो यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं I2 और I3 क्या है, जंक्शन से दूर जाने वाले या जंक्शन से दूर जाने वाले जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है। तो I1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा, I2 I3 के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ही क्या होता है, KCL लॉ होता है, किरचॉफ करंट लॉ होता है। दोनों का मतलब एक ही है। अब दोनों का मतलब एक ही कैसे है, दोनों का मतलब एक ही कैसे है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको I1, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा तो ये हो जाएगा I-2 और ये हो जाएगा -I3। या फिर इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, सॉरी फॉर दैट, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर I2 है प्लस I3 है, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफ़र करूँ तो ये -I1 हो जाएगा और इसको मैं इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो इसी को कहा जाता है एल्जेब्रिक सम। या फिर हम लोग इंटर करने वाले करंट और बाहर निकलने वाले करंट को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। और इसी इक्वेशंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन ले लेता तो इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ठीक है। तो दोनों तरीके से ही ये इक्वेशंस क्या है, सही हैं। तो इस पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला इक्वेशन भी सही है और ये वाला इक्वेशन भी सही है, क्योंकि एल्जेब्रिक सम इक्वल टू 0 है ना भाई, तो यहाँ पर प्लस माइनस का इफेक्ट तो उतना पड़ता नहीं है। तो ये रहा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ। अब चलिए सेकंड बात करते हैं किरचॉफ। अच्छा हाँ, किरचॉफ करंट लॉ के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है साइन कन्वेंशन। तो याद रखिएगा, अगर पूछे आप लोग को एग्जाम में साइन कन्वेंशन फॉर अप्लाइंग जंक्शन रूल, तो याद रखिएगा द फर्स्ट जो साइन कन्वेंशन रूल है वो ये बोलता है द करंट फ्लोइंग टूवर्ड द जंक्शन आर टेकन पॉजिटिव। इसका मतलब ये है, ये एक जंक्शन है और जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहा है इसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, इसको हमेशा पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। दूसरा रूल ये है द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव, और इस जंक्शन से जो करंट दूर जा रहा है या जो करंट बाहर जा रहा है इसको हमेशा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, इसको हमेशा नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। ये कौन बोलता है, किरचॉफ करंट लॉ का साइन कन्वेंशन का रूल बोलता है, या जंक्शन रूल ऐसा बोलता है, ठीक है। वैसे जब आप लोग कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दिया जाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर निकालना चाहेंगे तो इस रूल को फॉलो करेंगे, तो ये एल्जेब्रिक सम जो है 0 के इक्वल होता है ना, तो इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव का उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये एक रूल है, इसलिए आप लोग को याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कभी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में पूछ दें साइन कन्वेंशन रूल फॉर जंक्शन, साइन कन्वेंशन फॉर जंक्शन रूल, तब आपको याद रखना पड़ेगा जो जंक्शन में इंटर करते हैं वो उस करंट को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जो जंक्शन से बाहर जाता है उस करंट को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ये आपको बताना है। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है, किरचॉफ करंट लॉ। अब हम लोग सेकंड रूल की बात करेंगे, और किरचॉफ का जो सेकंड रूल है इसको कहा जाता है किरचॉफ सेकंड लॉ, या इसी को लूप रूल के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहा जाता है, या इसी को शॉर्ट में KVL लॉ भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अराउंड एनी क्लोज्ड लूप अ नेटवर्क द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल मस्ट बी 0, या इसी को इस तरीके से भी कहा जाता है द एल्जेब्रिक सम ऑफ EMF इन एनी लूप ऑफ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन इट। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगे हुए हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, तो जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पूरे सर्किट में, तो उसका जो एल्जेब्रिक सम है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। ये इसका स्टेटमेंट है। और ये वाला जो स्टेटमेंट है इसका मैथमेटिकली फॉर्म हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो लूप बन रहा है तो उसमें जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हैं तो उसमें जो बहने वाली धारा है और जो करंट बहने वाली करंट है उसका जो विरोध कर रही है वो रेजिस्टेंस, दोनों का मल्टीपल जो है उस इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई किए गए बैटरी या DC सोर्स के EMF के सम के इक्वल होता है। तो इसका स्टेटमेंट मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। तो ये हो गया स्टेटमेंट किसका, KVL लॉ का,
यह किरचॉफ सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट हो गया। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस सो ऑन इज इक्वल्स टू 0। या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 प्लस डॉट 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 इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू V2 प्लस डॉट 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 सो ऑन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब चलिए साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। जैसे किरचॉफ करंट लॉ के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन देखे थे, उसी प्रकार किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए या फिर लूप रूल के लिए भी हम लोग क्या कर लेते हैं, साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट बोला जाता है वी कैन टेक एनी डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबसे पहली चीज़, ये केवीएल लॉ जो है कहाँ पर लगता है, लूप के ऊपर लगता है। लेकिन केसीएल लॉ के लिए लूप जरूरी नहीं है। केसीएल जो है जंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। केसीएल जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, जंक्शन के ऊपर। मतलब इसके लिए हम लोग को एक क्लोज्ड सर्किट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन केवीएल किसके ऊपर डिपेंड करता है, लूप के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए इसको लूप रूल कहा जाता है या मेश रूल कहा जाता है, मेश लॉ, लूप रूल, क्योंकि ये क्लोज्ड सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी को यहाँ पर बोला गया है। जो लूप यहाँ पर मिलता है हम लोग को किसी भी सर्किट में, तो उस लूप को हम लोग क्लॉकवाइज भी कंसिडर कर सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भी कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ये एक सर्किट है और इस सर्किट में एक रजिस्टर है और एक बैटरी लगा हुआ है। तो यहाँ पर करंट कैसे फ्लो होगा, करंट तो ऐसे फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पर मैं एक लूप को ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ और ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। सेकंड, याद रखिएगा, अगर हमारे पास कोई सर्किट है और उस सर्किट में अगर कोई बैटरी, वन और मोर बैटरी जुड़ा हुआ है या फिर एक से अधिक इलेक्ट्रिक सेल जुड़ा हुआ है, तो उस सिचुएशंस में जो वोल्टेज है उसको हमको क्या करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है। उसको क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है। कब, जब लूप का जो डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हो। ठीक है, लूप का डायरेक्शन क्या हो, लूप जो है पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर छोड़ते हुए जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लेना है। और यदि लूप का डायरेक्शन उल्टा होता, तो यदि वो निगेटिव चार्ज को छोड़ते हुए जाता, तो तब यहाँ पर पोटेंशियल को हम लोग को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। और याद रखिए, जब ये सेकेंड रूल को जब आप लोग फॉलो करोगे, तब वहाँ पर अगर रास्ते पर लूप में आगे बढ़ते हुए अगर उस सर्किट में कहीं बीच में रजिस्टर आ गया, तब वहाँ पर साइन कन्वेंशन कैसे लगाना है। तब याद रखिएगा, लूप का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा, लूप का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा और रेजिस्टेंस के ऊपर जो चार्ज होगा, तो ये जिस चार्ज को छोड़ते हुए जाएगी वही चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ लगाना है। जैसे कि लूप का डायरेक्शन इधर है और ये निगेटिव चार्ज को छोड़ते हुए जा रहा है, तो इस रजिस्टर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, V = -R हो जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट, यदि लूप का डायरेक्शन इधर है और ये पॉजिटिव चार्ज को छोड़ते हुए जा रहे हैं, तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V = +IR हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये सेकेंड रूल। अच्छा, एक चीज़ और, किसी बुक में जब किरचॉफ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ये रूल 2 का यूज़ करते हैं, और किसी बुक में थर्ड रूल का यूज़ करते हैं। तो थर्ड रूल को भी बता देता हूँ मैं। थर्ड रूल ये बोलता है, तो जैसे कि अगर आप लोग को किसी सर्किट में सेल दिया हुआ है या बैटरी दिया हुआ है, तो लूप का जो डायरेक्शन होगा, तो लूप जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके डायरेक्शन में जो पहला चार्ज आएगा उसी चार्ज को हमको क्या करना है, कंसिडर करना है जब हम लोग वोल्टेज निकालेंगे तो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इस डायरेक्शन से ऐसे आ रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज पहले पड़ा, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव। उसी प्रकार अगर लूप का डायरेक्शन इधर से ऐसे होता, तो यहाँ पर रास्ते में सबसे पहले क्या आ रहा है, निगेटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, निगेटिव कंसिडर करेंगे। तो जब आप लोग ये वाला रूल अप्लाई करोगे, तो याद रखना रेजिस्टेंस के लिए हम लोग को ये वाला रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें अगर लूप का डायरेक्शन इधर से हो और रास्ते में सबसे पहले क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, तब हम लोग को पोटेंशियल को क्या लेना है, पॉजिटिव कंसिडर करना है। और यदि लूप का डायरेक्शन इधर से इधर हो और रास्ते में पहले क्या आया है, निगेटिव चार्ज आया है,
तो पोटेंशियल को हमको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप लोग जब करंट या वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे किसी सर्किट के लिए और अगर उस सर्किट में कैपेसिटर भी कनेक्टेड हो तो उस सिचुएशंस में साइन कन्वेंशन कैसे लेना है, याद रखिएगा। अगर लूप का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो और अगर रास्ते में क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव। उसी प्रकार यदि लूप का डायरेक्शन इधर हो और रास्ते में सबसे पहले क्या है, नेगेटिव चार्ज आया, तो पोटेंशियल का साइन क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो इस प्रकार से ये साइन कन्वेंशन है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए, याद रखिएगा। एक चीज़ और पॉइंट नोट कर लीजिएगा, यदि आप लोग रूल थर्ड अप्लाई करेंगे तो रूल सेकंड को अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, और अगर रूल 2 को अप्लाई कर रहे हैं आप लोग तो रूल 3 को अप्लाई नहीं करना है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि रूल 2 में सेल के लिए अगर साइन कन्वेंशन का रूल आप लोग ये वाला फॉलो कर रहे हैं, ये वाला, तो रेजिस्टेंस के लिए आप लोग को ये वाला रूल फॉलो करना है। और यदि रूल थर्ड फॉलो कर रहे हैं तो रूल थर्ड के लिए ये वाला अगर साइन यूज़ कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस के लिए भी ये वाला रूल फॉलो करना है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये साइन कन्वेंशन रूल को आप लोग को कैसे अप्लाई करना है किसी सर्किट के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक सर्किट है जिसमें 3 रजिस्टर कनेक्टेड है, R1 R2 और R3। 2 बैटरी है या सेल है जो कि 12 वोल्ट का और एक है 6 वोल्ट का। तो यहाँ पर हम लोग को कितने ब्रांच हैं, यहाँ पर 1 और 2 ब्रांच हैं। जंक्शन कितने हैं, तो जंक्शन बहुत सारे हैं, है ना। ये है जंक्शन, ये है जंक्शन, ये है, ये है, ये है, ये सभी क्या है, जंक्शन है। और ये पूरा अरेंजमेंट क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है। और अगर हम लोग मेश या लूप की बात करें तो यहाँ पर 2 लूप हैं, ये फर्स्ट लूप है और ये सेकेंड लूप है। तो इस सर्किट में हम लोग सारा चीज़ देख लिए है ना। इलेक्ट्रिक नेटवर्क भी देख लिए, लूप क्या होता है ये भी देख लीजिए, और ब्रांच क्या होता है ये भी देख लिए। ठीक है, और क्या बच गया, जंक्शन क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब चलिए हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। इस सर्किट के लिए हमको करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है, I1, I2 और I3 कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग KCL लॉ अप्लाई करते हैं। KCL लॉ मतलब किरचॉफ करंट लॉ अप्लाई करते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ आप लोग कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर पॉइंट बी पर किरचॉफ करंट लॉ को अप्लाई किया हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, I1 + I2 = I3। ये कैसे मिला, क्योंकि इस जंक्शन पर इंटर करने वाले करंट कौन कौन सा है, एक I2 है और एक I1 है। तो इसलिए मैं I1 + I2 लिखा हूँ = करके यहाँ से इस जंक्शन से बाहर जाने वाला करंट कौन सा है, I3 है, इसलिए =I3 कर दिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग KVL लॉ अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, KVL लॉ अप्लाई करते हैं। कहाँ पर, लूप 1 में। सबसे पहले लूप 1 में हम लोग KVL लॉ अप्लाई करते हैं। तो लूप 1 क्या है, यहाँ पर ABED है। और कौन सा रूल अप्लाई करते हैं जी, KVL का रूल थर्ड, मतलब ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। चाहो तो आप लोग रूल 2 वाला अप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करता हूँ, है ना। दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं हम लोग लूप को। चाहो तो आप लोग क्लॉकवाइज भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं और मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉइंट डी से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। चाहो तो आप लोग पॉइंट ए से भी चलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं जब यहाँ से ऐसे चलता हूँ तो रास्ते में मेरे पास क्या आता है, एक सेल आता है, और सेल का स्टार्टिंग चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर मैं 12 वोल्ट लिख दिया हूँ। प्लस अब यहाँ से फिर आगे ऐसे आगे बढ़ता हूँ, फिर मेरे पास क्या है, एक रजिस्टर आया, और रजिस्टर में स्टार्टिंग चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। अच्छा, एक चीज़ और, आप लोग को कुछ डाउट हो रहा होगा कि इस रेजिस्टेंस में चार्ज का ऑर्डर मैंने ऐसे कैसे ले लिया। तो ये चार्ज का ऑर्डर जो है बैटरी और करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो बैटरी लगा ना, निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से कैसे ऑर्डर लेना, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। उसी प्रकार ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा,
ऐसे ये चलेगा। उसी प्रकार अगर इसके लिए मैं बात करूं, अगर ये पॉजिटिव ना तो ये पॉजिटिव होगा, फिर इसी ऑर्डर को लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लेना है, ठीक है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। तो ये -12 हमको मिल गया था। फिर यहाँ से हम लोग आगे आएंगे, एक रजिस्टर पड़ा रास्ते पे और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, स्टार्टिंग में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे। और यहाँ पर वोल्टेज, ये तो वोल्टेज का वैल्यू था, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को पता है ओम्स लॉ से क्या होता है, V = IR। तो यहाँ पर करंट का वैल्यू क्या है, I1 कंसिडर करें हैं, और रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, R का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 5 है, इसलिए 5I1 लिखा हूँ। अब यहाँ से फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ से ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिए। अब यहाँ पर फिर हमको करंट और रेजिस्टेंस का वैल्यू लिखना है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, 2 है, और करंट का वैल्यू क्या है, I3, इसलिए ऐसा लिख दिए हैं। फिर यहाँ से ऐसे चलेंगे, अब यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं है, सीधा सेल आ गया, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, =0 कर दूंगा। तो यहाँ से KVL लॉ से हमको क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गया, -12 + 5 I1 + 2 I3 = 0, ये मिल गया। हम लोगों ने इस वाले रूल को अप्लाई किए हैं, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5I1 + 2 I3, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो इधर माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब आगे देखते हैं। इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे लूप के ऊपर KVL लॉ अप्लाई करेंगे और थर्ड रूल को ही अप्लाई करेंगे। दूसरा लूप मतलब यहाँ पर BECF इस वाले लूप की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ मैं E पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट करता हूँ, रास्ते में मेरे पास क्या आता है, एक रेजिस्टेंस आता है, और रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग चार्ज क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसलिए मैं यहाँ पर -2I3 लिख दूंगा। फिर यहाँ से आगे बढ़ूंगा, फिर एक रेजिस्टेंस आया और स्टार्टिंग में कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव आया, तो यहाँ पर लिख दूंगा 3I2। फिर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, अब क्या है मेरे पास, सेल आया और इसका स्टार्टिंग चार्ज क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर मैं इसको लिख दूंगा +6 = 0। ओके। अब इस इक्वेशंस को अरेंज करके लिख दूंगा, इस 6 को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2I3 - 3I2 = -6 वोल्ट। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, सॉरी फॉर दैट, इसको हम लोग, हाँ इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था जी, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास था I2 + I1 = I3 था, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 था हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं एक बार, है ना। इक्वेशन नंबर 2 था 5I1 + 2I3 = 12 वोल्ट। तो दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो I3 है इसका वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 5I1 + 2I1 + I2 = 12 वोल्ट। ये इक्वेशन नंबर 1 था हमारे पास, और इक्वेशन नंबर 2 क्या था हमारे पास जी, 5I1 था + 2I3 था = 12 वोल्ट था। तो यहाँ पर I3 का वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया हूँ, तो ये इक्वेशन मुझे मिल गया। अब यहाँ पर मैं 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन क्या हो जाता है, 5I1 + 2I1 + 2I2 = 12 वोल्ट। अब इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 और 2 7I1 हो जाएगा, और ये 2I2 हो जाएगा, और ये 12 वोल्ट। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर जो 2 था ना, ये इक्वेशन नंबर 2 था हमारे पास, तो इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 3 कहाँ है, ये है। तो दोनों को ऐड करने के बाद मुझे मिल जाता है 5I1 + 2I3 - 2I3 - 3I2 = 12 - 6। इसको यहाँ पर 2I3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा 5I1 - 3I2 = 6 वोल्ट, ये मुझे मिल जाएगा। अब यहाँ से मैं I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, I1 = 6 + 3I2/5। कैसे, तो I1 को यहीं रखता हूँ, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, मैं इसको इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा और 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देता हूँ। अब इस वैल्यू को मैं कहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर 4 में। इक्वेशन नंबर 4 में क्या है, ये I1 है, तो यहाँ पर इसको पुट कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 7 ब्रैकेट में मिलेगा 6 + 3I2/5 + 2I2 = 12 वोल्ट, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को मैं सॉल्व करता हूँ, तो सॉल्व करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 42 + 21I2, 5 का इधर मल्टीप्लाई और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 to the 10I2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 5 दी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा।
और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा जी, ये मिल जाएगा, ये है 42, ठीक है, और ये है 22 और ये है 10, तो ये हो जाएगा 31i2 और 42 को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो ये हो जाएगा 60 माइनस 42 हो जाएगा, है ना। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे आगे, जब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाता है i2 इज इक्वल्स टू 18/31। तो ये मिल गया हमको i2 का वैल्यू। हमारा टारगेट क्या है, जो सर्किट दिया था उसके लिए i1 फाइंड करना, i2 फाइंड करना और i3 फाइंड करना। तो यहाँ पर हमको i2 का वैल्यू मिल गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस i2 के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या था, तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास क्या था जी, तो इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास था i1 इज इक्वल्स टू, कहाँ गया, हाँ, इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास था i1 इज इक्वल्स टू 6 + 3i2/5। तो यहाँ पर i2 का वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो पुट करने के बाद हम लोग को क्या मिल जाएगा जी, i1 इज इक्वल्स टू 6 + 3 18/31/5। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 186 + 54/31 ये मिल जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग को मिल जाएगा i1 इज इक्वल्स टू 240/31 और 5 को जब 240 से डिवाइड करेंगे, 240 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 48। तो यहाँ पर i1 का वैल्यू भी हम लोग को कितना मिल गया, 48/31। अब हम लोग क्या करेंगे, i1 और i2 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारे पास, i1 + i2 इज इक्वल्स टू i3 था। तो i1 i2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, i3 इज इक्वल्स टू 1/31 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 + 48। तो i3 का फाइनली वैल्यू क्या मिल जाएगा, 66/31 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का टारगेट क्या था इस इक्वेशन में, इस क्वेश्चन में i1 i2 i3 का वैल्यू फाइंड आउट करना था, जो कि हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, सिमिलरली व्हेन वी सॉल्व यूजिंग रूल 2 देन वी गेट सेम आंसर। अगर हम लोग रूल 2 का भी यूज़ करते तब भी हमको करंट का वैल्यू यही मिलता, तब भी हम लोग को क्या मिलता, करंट का वैल्यू यही मिलता। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने कैसे KVL और KCL लॉ को अप्लाई किए हैं यहाँ पर। तो आप लोग को अब KCL और KVL कैसे अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए कि वाकई में ये जो रूल है और साइन कन्वेंशन है इसको कैसे अप्लाई करना है। तो फिर से यहाँ पर हम लोग एक सर्किट ले लिए हैं। अब इस सर्किट में क्या दिया हुआ है, ABCD ये एक सर्किट है जिसमें 5 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है, 4 वोल्ट का एक बैटरी लगा हुआ है और 200 ओम का एक रजिस्टर लगा हुआ है और एक 60 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और यहाँ पर ये पॉइंट D है और जो पॉइंट B है दोनों के बीच भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 20 ओम का। तब हमको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, I1 और इस सर्किट में जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है I, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा काम होता है चार्ज और लूप पहचानना, चार्ज का ऑर्डर लिखना और लूप पहचानना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चार्ज का ऑर्डर ले लेते हैं। चार्ज का ऑर्डर लेने से पहले यहाँ पर हम लोग लूप देख लेते हैं, है ना। तो लूप देखेंगे तो इस बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू एक चीज़ याद रखिएगा, जिस इलेक्ट्रिक नेटवर्क में या इलेक्ट्रिक सर्किट में जो बैटरी दिया होगा तो उसमें एक सिंगल बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को क्या करना है, चार्ज का ऑर्डर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं इस सर्किट में इस वाले बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज का ऑर्डर ले रहा हूँ। तो यहाँ से 4 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है। तो I करंट जैसे जैसे यहाँ से जाता है तो यहाँ पर आकर ये करंट जो है डिवाइड हो जाता है। ये करंट जो है कैसे डिवाइड हो जाता है, इस डायरेक्शन में ये I1 चला जाता है और इस डायरेक्शन में इस टोटल करंट का I1 इधर चला गया तो ये वाला करंट जो है इधर फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ये वाला करंट ऐसे फ्लो होगा, ऐसे फ्लो होगा। तो यहाँ पर क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव निगेटिव, ये चार्ज का ऑर्डर होगा, ठीक है। ये क्या होगा, चार्ज का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I- I1, यहाँ पर भी I-I1, तो ये ऐसे जाएगा। और यहाँ पर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, I1 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 ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ से।
तो यहाँ से फिर से I1 करंट कैसे आएगा यहाँ पर, तो इधर से कौन सा करंट आ रहा था, इधर से आ रहा था I माइनस I1 करंट आ रहा था, और यहाँ से I1, तो यहाँ पर ये करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I माइनस I1, तो I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा जी, तो यहाँ पर I करंट फ्लो होगा। तो फिर से इस सर्किट के में इस बैटरी के द्वारा या सेल के द्वारा कितना करंट फ्लो हो रहा था, I करंट फ्लो हो रहा था, और वापस कितना आ रहा है, I करंट ही वापस आ रहा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पर हम लोग I1 और I का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर एक लूप दिख रहा होगा, लूप ABDA, ये वाला लूप, ये वाले लूप में हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट A को स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर भी कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हैं, थर्ड वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं। इस चीज़ को याद रखना। थर्ड वाला रूल क्या बोलता है, लूप में जिस डायरेक्शन में जाते हैं तो डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आता है तो उसका जो फर्स्ट चार्ज रहता है उसी चार्ज को हमको कंसिडर करना रहता है। तो अगर हम लोग पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करें तो यहाँ पर हमको एक रजिस्टर मिलता है 200 ओम का, और यहाँ पर जब हम लोग यहाँ से ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर किए हैं। और रजिस्टेंस का वैल्यू है 200, करंट का वैल्यू है I माइनस I1। फिर यहाँ से ऐसे आगे बढ़ते हैं यहाँ आते हैं तो यहाँ पर हमको एक निगेटिव चार्ज मिलता है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव, और कौन सा करंट बह रहा है इस वाले लाइन में, I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस I1। रजिस्टेंस कितना है, 20 है। फिर यहाँ से ऐसे आगे आएंगे, फिर यहाँ पर एक सेल आ गया, और स्टार्टिंग में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। वोल्ट का वैल्यू कितना है, 5 वोल्ट है। तो इस प्रकार से हमको इक्वेशन नंबर 1 मिल गया। अब सेकेंड लूप की बात करते हैं। लूप कौन सा है, BCDB, BCD और B। अगर इसमें हम लोग पॉइंट D से नहीं, पॉइंट C से चलना स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, पॉइंट C से ऐसे चलना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट C से चलना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले निगेटिव चार्ज आता है, तो निगेटिव चार्ज ले लिए हैं, और ये बैटरी का वैल्यू कितना है, 4 वोल्ट है। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक रजिस्टेंस आता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। स्टार्टिंग में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वैल्यू कितना है, 20 ओम, और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ से ऐसे आगे जाएंगे, फिर यहाँ पर एक रजिस्टेंस आया 60 ओम का, जिसमें फर्स्ट चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, और ओम का वैल्यू कितना है, 60 ओम, और करंट का वैल्यू कितना है, I। इस वाले सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है जी, I1 इज इक्वल्स टू I। कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 इज इक्वल्स टू I। तो यहाँ पर हम लोग I कंसिडर कर लिए हैं, तो ये मिल गया हमको इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम लोग अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ये है 20 I1, ये है 60 I, 4 वोल्ट को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 200 को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 200 I माइनस 200 I1 माइनस 20 I1 प्लस 5 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 5 वोल्ट है इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, और ये I1 है, ये भी I1 है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये 220 हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को कितना मिल जाएगा, 200 I माइनस 200 I1 इज इक्वल्स टू माइनस 5 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो 5 से डिवाइड करूँ, ये इस वाले 5 को इधर ट्रांसफ़र करूँ तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 40 I मिलेगा, इसको डिवाइड करूँगा तो 44 I1 मिलेगा, और इसको 5 से डिवाइड करूँ तो -1 मिलेगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग को फाइनली इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कुछ ऐसा मिल चुका था। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 4 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 जो है कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, 40 I1 प्लस 120 I इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट हो जाएगा। और जो इक्वेशन नंबर 4 है ये कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा, 120 I माइनस 132 I1 इज इक्वल्स टू -3। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर B। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर B में इक्वेशन नंबर A को सबस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबस्ट्रैक्ट करने के बाद क्या मिलेगा, 120 I माइनस 132 I1 माइनस 40 I1 माइनस 120 I इज इक्वल्स टू -3 -8। यहाँ पर 120 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग को मिलेगा, इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा -172 I1, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -11। तो यहाँ से I1 का वैल्यू हमको मिल जाएगा 11/172, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो I1 का वैल्यू मिल जाएगा 0.064 एम्पियर।
ठीक है, ये हमारा पहला आंसर होगा, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट आंसर है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सी दे देते हैं और इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड यानी कि इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमको मिल जाएगा 20 क्रॉस 11 अपॉन 172 प्लस 60i इज इक्वल्स टू 4। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग को मिलेगा 220 प्लस ये हो जाएगा 10,320, i इज इक्वल्स टू 688। और यहाँ से इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करके इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 468 मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा अपॉन में मिलेगा 10,320 मिल जाएगा। और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमको मिल जाता है i इज इक्वल्स टू 0.045 एम्पियर। तो यही इस क्वेश्चन का टारगेट था, एक तो i का वैल्यू निकालना था और एक i1 का वैल्यू निकालना था, और दोनों ही वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आई होप अब आप लोग को किरचॉफ का करंट लॉ और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना इसका भी आइडिया आप लोग को लग गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का एक और नया टॉपिक लेके आएंगे, है ना। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा आप लोग अगर कुछ भी डाउट होगा तो। ओके, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।